1, 2, 3 स्टार्ट। साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने सिम विक्रेताओं का पंजीयन करने और उनके सत्यापन को अनिवार्य बनाने के साथ साथ थोक में सिम बेचने पर पाबंदी लगाने के जो कदम उठाए वे आवश्यक हो गए थे। इन कदमों को ऑनलाइन ठगी में लिप्त तत्वों पर एक प्रभावी प्रहार माना जा रहा है, लेकिन केंद्र के साथ राज्य सरकारों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं। अब तो वे तकनीक का सहारा लेकर व्यक्ति विशेष की आवाज में उनके स्वजनों को ठगने का भी काम करने लगे हैं। एक तथ्य यह भी है कि साइबर अपराधियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कुछ समय पहले तक झारखंड का जामताड़ा इलाका ही साइबर ठगों के लिए कुख्यात था, लेकिन अब देश के अनेक हिस्सों में जामताड़ा बन गए हैं। इनमें मेवात का इलाका भी है। पिछले दिनों नूह में जो भीषण सांप्रदायिक हिंसा हुई, उस दौरान एक साइबर थाने को निशाना बनाने के पीछे साइबर ठगों का ही हाथ माना जा रहा है। यह ठीक है कि हाल के वर्षों में पुलिस और अन्य एजेंसियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है, लेकिन अभी उन्हें और समर्थ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये ठग जितने शातिर हैं उतने ही दुस्साहसी भी। वे फर्जी कॉल सेंटर तक चला रहे हैं। साइबर ठगी के मामलों में यह देखने में आया है कि धोखाधड़ी करने वालों की मिलीभगत सिम विक्रेताओं से होती है। सरकार ने ऐसे 67,000 सिम डीलरों को काली सूची में डाला है। अच्छा हो कि इसके साथ ही उन्हें दंड का भी भागीदार बनाया जाए, क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार सिम डीलर करीब 20% सिम साइबर ठगों को बेचते हैं। साइबर ठगी किस तेजी से बढ़ रही है, इसका पता इससे भी चलता है कि अगस्त 2019 में शुरू किए गए डिजिटल अपराध पोर्टल पर 23 लाख से अधिक साइबर ठगी के मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। एक संसदीय समिति ने भी हाल में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह चिंताजनक तथ्य सामने रखा है कि केवल एक साल में ऐसे अपराधों का आंकड़ा 2.5 गुना से अधिक बढ़ गया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाल के वर्षों में वित्तीय लेन देन के लिए लोगों की जिस तरह डिजिटल तौर तरीकों पर निर्भरता बढ़ी है, उससे
उन पर साइबर ठगी का शिकार होने का जोखिम भी बढ़ा है। स्पष्ट है कि एक ओर जहां साइबर ठगों पर सख्ती करने की आवश्यकता है, वहीं आम लोगों को जागरूक करने की भी, क्योंकि अनेक लोग लालच अथवा अज्ञानतावश या फिर जरूरी जानकारी के अभाव के चलते साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं। पिछले माह सतलुज और ब्यास दरिया में आए उफान से जो क्षति हुई थी, उससे पंजाब अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था कि एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। राज्य में कुदरत ने कहर ढाया है, जिसकी क्षति की पूर्ति करना निकट भविष्य में शायद संभव नहीं है। पहाड़ वर्षा का कहर नहीं झेल पा रहे हैं। यह कुदरत की मार है। भाखड़ा और पौंग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद प्रदेश के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। इनमें से अधिकांश पिछले महीने भी पानी में डूब गए थे। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि बचाव कार्य के लिए फिर सेना को बुलाना पड़ रहा है। जिन लोगों ने पिछले महीने बाढ़ जैसी त्रासदी को झेला और अभी सहायता एवं मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए एक बार फिर स्थिति दुष्कर हो गई है। इस बार कितनी क्षति हुई है, इसका अंदाजा तो पानी उतरने के बाद ही लगाया जा सकता है, लेकिन तब तक सरकार और प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। फौरी राहत के तौर पर पीड़ितों के लिए जो भी किया जा सकता है, वह करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वह भी शीघ्र सहायता उपलब्ध करवाए। पिछले बार जो क्षति हुई है, केंद्र की टीम हाल ही में उसका आकलन करके गई है। कहा जा सकता है कि वह नुकसान से अवगत होगी और उसे इसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि फिर उसी तरह की स्थिति उत्पन्न होने के कारण और कितनी क्षति हो सकती है। आशा की जानी चाहिए कि केंद्रीय टीम ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी होगी और उसका अवलोकन कर सरकार शीघ्र पीड़ितों को सहायता उपलब्ध करवाएगी। स्टॉप।